ये लग रहा है कि ये वॉर एनीवे क्लोज टू नियरिंग एन एंड है। कहीं इसका कोई आपको लग रहा है कि ये अब जल्द जो है खत्म होने के इसके आसार दिख रहे हैं? वहाँ का निज़ाम बदल देंगे, तख्ता उलट देंगे तेहरान का। तो वो तो उनकी जो तवक्कुआत थी वो गलत निकली। ईरान अपनी तरफ से इस समय जंग ख़त्म करने को तैयार नहीं है और समझता हूँ कि ईरान की तरफ से इस बार एक काफ़ी कठोर फैसला उन्होंने लिया है कि उनका तो नुकसान हो ही रहा है। वो तो दिख रहा है जिस तरह वहाँ बमबारी हो रही है। लेकिन वो चाहते हैं कि आपको भी नुकसान हो। उसमें वो उनके मित्रों को भी होगा और उनके दुश्मनों को भी होगा। गोल्फिंग करते हुए नजर आते हैं, कभी युद्ध के बीच में स्टेज में डांस कर रहे नजर आते हैं। मैंने कभी इस तरह की एक इंसैनिटी कह लीजिए नहीं देखी वॉशिंगटन में। आपने डेनिस लेविस को सुपरमैन का कैप पहना दिया और वो अब कुछ भी दुनिया में कर रहे हैं और हमारी डिपेंडेंसी कतर के ऊपर इट्स मच मोर एंड कतर के अलावा कुछ एलएनजी वी वर गेटिंग फ्रॉम यूएई आल्सो। So all of that has come to a grinding halt. तो ऐसा साफ लग रहा है कि हमारी सरकार ने सीधे तौर पर इजराइल का साथ ले लिया। We have tilted too far. Support that Israel has given us, I feel that there is definitely a need to balance that with our very close traditional relations, both with the Palestinians and with Iran. No matter what happens, Iran is going to remain an important neighbor. और इस वक्त जो खाड़ी में युद्ध जारी है उसकी वजह से पूरी दुनिया भर में जो हालत है और भारत में इसका संकट खास करके ऊर्जा के क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, तमाम दूसरे भी मुद्दे और वाक़ये हो रहे हैं। इसको समझने के लिए हमारे साथ एम्बेसडर नवदीप सूरी हैं। आप रिटायर्ड करियर डिप्लोमेट हैं, यूएई में भारत के राजदूत रह चुके हैं और उसके पहले दमास्कस से लेकर मिस्र तक, जॉर्डन तक बहुत जगहों पर ग्लोबल कैपिटल्स में इन्होंने सर्व किया है। वेस्ट एशिया डेस्क पर इनकी बारीकी सी नजर बनी रहती थी। बहुत शुक्रिया आपका एम्बेसडर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी खुशी है आपसे बात करने की। सर, अगर मैं शुरुआत कर सकूं कि आज इस युद्ध के जहां पर हम 12 दिन हो चुके हैं अब, और पिछले साल जो है वो 12 दिनों का एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला था। क्या ये लग रहा है कि ये वॉर एनीवे क्लोज टू नियरिंग एन एंड है? कहीं इसका कोई आपको लग रहा है कि ये अब जल्द जो है खत्म होने के इसके आसार दिख रहे हैं? स्मिता, इस समय तो नहीं दिख रहे और मुझे लगता है कि इस जंग में दो बड़े मुख्तलिफ नज़रिए हैं। एक वॉशिंगटन का और तेल अवीव का नज़रिया है, जिन्होंने सोचा था कि ये जंग 3, 4, 5 दिन में समेट लेंगे और उसके बाद वहाँ का निज़ाम बदल देंगे, तख्ता उलट देंगे तेहरान का। तो वो तो उनकी जो तवक्कुआत थी वो गलत निकली। ना तो निज़ाम कहीं जा रहा है। इनफैक्ट उन्होंने दिखाया कि काफ़ी उनमें रेज़िलियंस है। उन्होंने 24 घंटे के अंदर-अंदर एक नई लीडरशिप काउंसिल बना ली, अब सुप्रीम लीडर भी चुन लिया। तो मैं समझता हूँ कि ईरान अपनी तरफ से इस समय जंग ख़त्म करने को तैयार नहीं है और ये शायद आपके दर्शकों को ये बात अजीब लगे कि इस समय स्थिति ये बन रही है कि अमेरिका और कुछ हद तक इज़राइल भी शायद चाहते हैं कि जंग जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि उनको दिख रहा है इसका किस तरह से एक इकोनॉमिक डैमेज होगा उनकी अर्थव्यवस्था को और दुनिया की अर्थव्यवस्था को। लेकिन ईरान का नज़रिया ये है कि आपने जंग शुरू की, अब ख़त्म इसको हम करेंगे और हम एक चीज़ आपको दिखाना चाहते हैं कि ये निज़ाम नहीं, आपका आदत नहीं बन सकते कि आपने 2024 में अटैक कर दिया, जैसे इज़राइल ने किया था, 2025 में कर दिया, 2026 में फिर कर दिया। तो ये नहीं चलेगा कि आपका जब मन करे 6-8 महीने के बाद आपका मूड बदले तो आप कहें कि ईरान को ठोक दो। आपको समझना पड़ेगा कि इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और वो कीमत आप भी चुकाएँगे, आपके जो मित्र हैं खाड़ी देशों में, वो भी चुकाएँगे और ग्लोबल इकोनॉमी को भी उठानी पड़ेगी ये कीमत। तो उनकी इस समय स्ट्रैटेजी लग रही है
कि किस तरह से एक ग्लोबल कॉस्ट इतनी बढ़ा दी जाए इस जंग की कि सब लोग अमेरिका के ऊपर दबाव डालें और अमेरिका में अंदरूनी भी दबाव बने कि ये आपकी गलती थी। और मैं समझता हूँ इसका इस समय एक ही हल लगता है कि क्योंकि ट्रंप साहब अपनी पोजीशन इतनी बार बदलते हैं और कभी स्पष्टता से तो बताते नहीं हैं कि क्या उनकी एग्जैक्ट पॉलिसी है, क्या उनका एंड गोल है, क्या उनके ऑब्जेक्टिव हैं। तो क्योंकि वो शायद जानबूझकर इनको इतना वेग रखते हैं, तो उनके पास एक पॉसिबिलिटी रहती है कि वो किसी भी समय उठकर कह सकते हैं कि हमने जंग जीत ली और ये जंग खत्म। लेकिन मैं समझता हूं कि ईरान की तरफ से इस बार एक काफी कठोर फैसला उन्होंने लिया है कि उनका तो नुकसान हो ही रहा है, वो तो दिख रहा है जिस तरह वहां बमबारी हो रही है, लेकिन वो चाहते हैं कि आपको भी नुकसान हो। तो सर आपने बहुत सारी बातें कही हैं, उस पर हम और अभी डिटेल में बातचीत करेंगे और आपने डोनाल्ड ट्रंप का ज़िक्र किया, थोड़ा-सा दर्शकों को एक झलक दिखा देना चाहती हूँ मैं कि डोनाल्ड ट्रंप कभी जिस तरीके से गोल्फिंग करते हुए नज़र आते हैं, कभी स्टेज पर डांस करते हुए नज़र आ रहे हैं, 6000 किलोमीटर दूर खाड़ी में जो युद्ध जारी है, उनकी वजह से उनको इस वक़्त असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन वो कहे जा रहे हैं कि वी वन दिस वॉर बट वी विल फिनिश इट। ज़रा सुन लीजिए क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने। Is that a great name? Well, it's only good if you win. You know, you can only do. And we've won. Let me tell you, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. But we won. But they gave me a list of names of generals. Sir, you can pick the name you'd like, sir. I said, the name of what? The name of the attack on Iran, sir. And they gave me like 20 names. And I'm like falling asleep. I didn't like any of them. Then I see Epic Fury. I said, I like that name. I like that name. अम्बेसडर सूरी, डोनाल्ड ट्रंप के ये जो लगातार बयान आ रहे हैं, कभी उनकी प्रवक्ता कहती हैं कि ही इज़ एक्टेड ऑन अ फीलिंग बेस्ड ऑन अ फैक्ट, कभी वो कहते हैं कि उनके दामाद जैरेड कुश्नर ने कहा तो इसलिए उन्होंने हमला कर दिया। कोई क्लियर स्ट्रैटेजी वॉशिंगटन डीसी की तरफ से आपको नज़र आ रहा है कि युद्ध के लिए एक्चुअल में रीज़न क्या था, औचित्य क्या था और युद्ध को कब खत्म करें, कैसे एग्ज़िट करें, क्या उसके लिए कोई रणनीति है? इस समय तो कुछ नज़र नहीं आ रही और उसके 2 कारण मैं समझता हूँ। एक ये है कि उन्होंने क्लैरिफ़ाई किया ही नहीं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। जब तक आपने ऑब्जेक्टिव नहीं डिफाइन किया, तो उसमें से एग्ज़िट कैसे होगा, किन टर्म्स में होगा, तो आप नॉर्मल बात करोगे। दूसरा ये है कि जिस तरह इस समय वॉशिंगटन में पॉलिसी मेकिंग आप देख रहे हो, मैंने भी वहाँ काम किया था 4 साल और कई एडमिनिस्ट्रेशंस को देखा है। बड़ी मेरे मन में आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देयर प्रोफेशनलिज़्म, जो उनके स्टेट डिपार्टमेंट के प्रोफेशनल डिप्लोमैट्स हैं। लेकिन जो आप देख रहे हैं कि जो प्रोफेशनल्स हैं उनको साइडलाइन किया गया। कई तो गुस्से में या निराशा में छोड़ ही गए हैं अपने काम को। तकरीबन सारे ही जो उनके इम्पोर्टेंट एम्बेसीज़ हैं गल्फ में, उनमें एम्बेसडर मौजूद ही नहीं है। इवन नंबर 2 जो थे, उनको भी हटा दिया। तो ना तो लोकल एक्सपर्टीज़ ग्राउंड पर है, ना वॉशिंगटन में है। इवन सीआईए जहाँ काफ़ी अच्छी खासी एक्सपर्टीज़ थी मिडल ईस्ट के बारे में, वहाँ से भी उनके जो टॉप प्रोफेशनल्स हैं वो नौकरी छोड़ के जा चुके हैं या उनको निकाल दिया गया, क्योंकि इनकी कोशिश थी कि जो हमारे लॉयलिस्ट हैं उनको हर की पोज़ीशन पर लाया जाए। तो इस समय ट्रंप साहब कह रहे हैं कि मैंने ये जंग किसके कहने पे शुरू की? 2 रियल एस्टेट डेवलपर, जिनमें से एक उनका दामाद है और एक सेक्रेटरी ऑफ वॉर जो कि फॉक्स न्यूज़ का होस्ट है। ये उनकी एक्सपर्टीज़ है जिनके ऊपर वो डिपेंड कर रहे हैं। सो नेचुरली देन आप देखते हो कि कोई एक जो सीरियस पॉलिसी मेकिंग होती है, जहाँ पर आप प्रोज एंड कॉन्स को इवैल्यूएट करते हो, आगे की सिनेरियो प्लानिंग करते हो, बेस्ट केस वर्स्ट केस देखते हो, वो तो किया नहीं। और आज आप ट्रंप साहब हैरानी ज़ाहिर कर रहे हैं कि अरे! ईरान ने तो नेबर्स को मार दिया, हमारे एलाइज़ को मार दिया, उन्होंने हॉर्मुज़ को बंद कर दिया, हमने तो सोचा ही नहीं था। अरे भाई, सोचकर पॉलिसी बनाओगे तो कुछ निकलेगा ना। So I think this is really a very dangerous combination
of a superpower behaving with no responsibility or accountability. In fact, एक हमारे अजीज कह रहे थे कि जैसे वो कार्टून में एक डेनिस द मेनिस नहीं होता था और एक सुपरमैन होता था, तो आपने डेनिस द मेनिस को सुपरमैन का केप पहना दिया और वो अब कुछ भी दुनिया में कर रहे हैं. So that is the situation. That is why I think that it is so difficult to make any projections as far as Washington is concerned. Because you do not know when Mr. Trump will suddenly flip and change his mind. He says कि मैं तो unilaterally, मैं तो unconditional surrender चाहता हूँ. फिर वो कहते हैं कि almost complete है, right? And so my sense is that exit ढूंढना पड़ेगा वॉशिंगटन को, क्योंकि उनके लिए पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों ही कॉस्ट्स बढ़ रही हैं. बिल्कुल. Right? जेनिस So they- कम से कम was they will- cute. यहाँ तो दिस इज अ ब्लडी menace जिसकी वजह से लोगों की जानें जा रही हैं. Yeah, and you know, when you see the impact, after all, and we understood this, that the first impact in India will not be petroleum, not petrol or diesel, but LNG and LPG, क्योंकि इनकी स्टोरेज कैपेसिटी लिमिटेड है और हमारी डिपेंडेंसी कतर के ऊपर इट्स मच मोर. And Qatar के अलावा कुछ LNG we were getting from UAE also. So all of that has come to a grinding halt, and that is why today you are already beginning to see. मैं आज की अखबारें पढ़ रहा था कि करीब 20,000 वेडिंग्स होनी है जहां केटरर्स के पास LPG सिलेंडर नहीं है. So you are beginning to see the impact already on the economy in a way that perhaps people wouldn't have anticipated. देश भर से निश्चित रूप से जो है, हालांकि सरकार इसे कह रही है कि ये महज पैनिक है, लेकिन अगर कालाबाजारी है तो आप जो लोग होर्डिंग कर रहे हैं आप उन पर कार्रवाई करें, उसको आप प्रेजेंट कीजिए एज प्रूफ कि एक्चुअली में कोई शॉर्टेज नहीं है. हमने कल हैदराबाद से ग्राउंड रिपोर्ट की है जहां हॉस्टल्स बंद हो रहे हैं, जहां लोग लकड़ी के चूल्हे पर खाना बना रहे हैं. तो एक जरूरी संकट देश भर में देखने को मिल रहा है, उसको ठीक से एड्रेस करने की जरूरत है. लेकिन एम्बेसडर सूरी, यहाँ डोनाल्ड ट्रंप की अगर मैं एक बार और फिर से बात करूं, जो एक तो उनकी फ्लिपिंग स्टेटमेंट्स होती हैं, दूसरी उनकी असंवेदनहीनता है. कभी वो कहते हैं कि आई विल लिव विद इट विद द फैक्ट कि 170 से ज्यादा बच्चियां मारी गई हैं मेनाब में एक एलिमेंट्री स्कूल में आपकी टॉमाहाक मिसाइल की वजह से. कभी आप कहते हैं कि मैंने फॉर फन उड़ा दिया हिंद महासागर में सबमरीन से आइरिस देना को, जिसमें निहत्थे बताए जा रहे हैं सेलर्स जो हमारे यहाँ पर विशाखापट्टनम में हमारे न्योते पर आए हुए थे मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए. क्या आपको लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की घरेलू कंस्टिट्यूएंसी रिपब्लिकन्स में कुछ शिफ्ट, उनकी डोमेस्टिक रेटिंग्स तो लो थी ही, एप्स्टीन फाइल्स का पूरा मसला चल रहा है, इस युद्ध से क्या उनको ऐसा फील हो रहा है कि उनकी छवि कंसोलिडेट हो रही है, या रिपब्लिकन्स के अंदर आपको लग रहा है कि पोजीशंस चेंज हो रहे हैं? डेफिनेटली इसका एक पहला जो इंडिकेशन है वो ये कि नॉर्मली व्हेनेवर देयर इज अ वॉर और एन ओवरसीज कॉन्फ्लिक्ट, चाहे अफगानिस्तान था, इराक था, कोई और था, तो एक टेंडेंसी होती है कंट्री की पॉपुलेशन की टू रैली बिहाइंड द फ्लैग एंड टू टेम्पररली bury your differences politically and unite. This is an unusual case. So if 90% of the population was behind the president George Bush when the Iraq war started or Afghanistan war started, today he has started with 40%. So even before, on day one of the war, 60% of the population is opposed to it. और हम देखेंगे कि जिस तरह से ये मसला और पेचीदा हो रहा है, लड़ाई और लंबी हो रही है, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल नुकसान हो रहा है, तो मागा बेस में भी काफी लोगों ने ऑलरेडी कहना शुरू कर दिया, चाहे मेगन केली है, चाहे टकर कार्लसन है, चाहे मार्जोरी टेलर ग्रीन है, इवन जो रोगन वगैरह जो बड़े पॉडकास्टर हैं जो कि काफी ट्रंप के सपोर्टर रहे हैं, उन्होंने भी ये कहना शुरू कर दिया कि भाई हमने तो तुम्हें इसलिए सपोर्ट किया था कि तुमने बोला था मैं पीस का प्रेसिडेंट हूं और ये फालतू में फॉरेन वॉर्स में मैं अपने देश को नहीं लेकर जाऊंगा, अपने देश की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन है, उसका सुधार करूंगा. लेकिन असलियत क्या है कि पिछले एक साल में 7 बार अमेरिकन एयरक्राफ्ट, एयरफोर्स, 7 times they have bombed different nations.
So people today in Washington are already questioning, and I think every day that passes, अब जैसे आज न्यूयॉर्क टाइम्स ने बोला कि जो उन्होंने अंदाजा लगाया कि केवल जो डायरेक्ट कॉस्ट अभी तक हुई है वो $11.5-12 बिलियन हैं। तो जाहिर है कि लोग पूछेंगे अमेरिका में, खास करके इलेक्शन ईयर में, मिड टर्म्स के ईयर में पूछेंगे कि भाई आप हेल्थ केयर पे तो एक्सपेंडिचर कम कर रहे हो, बोलते हो मैंने डेफिसिट सॉर्ट आउट करना है, आपके पास वेटरन्स के लिए तो पैसे है नहीं है, लेकिन फालतू की जंग जिसमें हमें ना लेना ना देना, उसके आप पीछे पड़े हुए हो। और वो भी एक दूसरी बैकलैश स्मिता जो हो रही है, विच इज बिकमिंग क्वाइट विजिबल। इसके एक समय था, चाहे रिपब्लिकन थे चाहे डेमोक्रेट थे, वो अनकंडीशनली इजराइल को सपोर्ट करते थे। आज आप एक उसमें बदलाव देख रहे हो। डेमोक्रेट्स तो काफी हद तक उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हम ये इजराइल की पॉलिसी से पीछे हटना चाहते हैं, और जितनी हमारी डिपेंडेंस रही है आईपैक के फंड्स पर, अमेरिकन इजरायली पब्लिक अफेयर्स कमेटी, जो कि हर कांग्रेसमैन को, सेनेटर को फाइनेंशियल सपोर्ट देती है कि उनका एजेंडा परस्यू किया जाए, वहां भी आप कई डेमोक्रेट्स को सुन रहे हो जो कह रहे हैं कि हम उनसे पैसे नहीं लेंगे क्योंकि हम अपनी इंडिपेंडेंस मेंटेन करना चाहते हैं, और हम ये इंडिपेंडेंस चाहते हैं कि हम इजराइल को क्रिटिसाइज कर सकें। और इवन यंगर मेंबर्स जो जूइश कम्युनिटी के अमेरिका में, वो भी गाजा के बाद उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि भाई दिस इज नॉट इन आवर नेम। सो मैं समझता हूं कि आप पहली बार एक ये नया ट्रेंड देख रहे हैं, वेयर देयर इज अ डाइवर्जेंस ऑफ व्यूज इन अमेरिका अबाउट सपोर्ट टू इजराइल, एंड ट्रंप इज एक्टिंग अगेंस्ट दैट। एंड इवन इन इजराइल आई हैव सीन सम कमेंटेटर्स जो कहना शुरू कर दिया जिन्होंने कि ये नेतन्याहू ने शायद गलत कार्ड खेला, और बैकलैश इजराइल में तो हो ही रही है, अमेरिका में भी हो रही है, और ये इजराइल के फ्यूचर के लिए डेंजरस है। सर, इस थॉट पर मैं वापस आऊंगी और इसे इंडिया के संदर्भ में भी देखूंगी। मैं यहाँ पर मैं आपको, जैसे एम्बेसडर सूरी बता रहे हैं कि अमेरिका के अंदर विरोध हो रहा है, आपको याद दिला दे दर्शकों को कि इस वक्त जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो भी कंफर्टेबल नहीं है, जो एलाइज भी हैं अमेरिका के, जैसे मार्क कार्नी है कनाडा के, वो भी बार बार कह रहे हैं कि भाई ये एक तरफा युद्ध आपने इसकी शुरुआत की है। हमने इटालियन लीडर मेलोनी को सुना, जो फार राइट लीडर है, लेकिन वो भी मिनाव में जो बमबारी में बच्चे मारे गए उसको मैसेकर करार दे रही है। जरा से ये कमेंट सुन लीजिए आप मेलोनी और मार्क कार्नी के, उसके बाद वापस आती हूं मैं। Mr. Speaker, thank you for this opportunity. Canada's policy is clear. Canada supports the necessity of preventing Iran's nuclear program and exporting of any terrorism. Canada is not participating in the offensive operations of Israel and the United States, and will not ever. सर, यहाँ जब अमेरिका के अंदर आप कह रहे हैं कि ये आवाज आ रही है कि हमको थोड़ी स्वाधीन अब जो है एक नीति की जरूरत है, जो इजराइल जो कहे हर वक्त जो है हम उस बात को ना माने, ऐसे में भारत की ये जो शिफ्ट है, जिसने ट्रेडिशनली ईरान और इजराइल के बीच हमेशा से एक टाइट रोप वॉकिंग की, हमने इस रिश्ते को संजो कर रखा, आज तो ऐसा साफ लग रहा है कि हमारी सरकार ने सीधे तौर पर इजराइल का साथ ले लिया है। मतलब एक कंडोलेंस स्टेटमेंट हमने अभी तक आयरिस डेना पर नहीं दिया, हमने उन बच्चों के मारे जाने पर नहीं दिया, खामनेई की किलिंग के लिए भी हमें 5-6 दिन लग गए, उसके बाद विदेश सचिव जाते हैं और एम्बेसी में कंडोलेंस बुक को साइन करते हैं, और विदेश मंत्री जब जब ईरानियन काउंटर पार्ट से बात करते हैं तो वो वक्त एक लाइन का ट्वीट आता है कि आई हैव स्पोकन टू हिम। इंडिया ने क्लियरली साइड क्यों चुना है कि हम इस लड़ाई में जो है हम इजराइल के साथ ही हैं? मैं अगर जस्टिफाई करना हो इसको तो हम कह सकते हैं कि इजराइल ने हमारी फ्रॉम टाइम टू टाइम जब भी हमें ज़रूरत पड़ी तो पूरी सपोर्ट की, और ये एक पैटर्न हम कारगिल ऑनवर्ड्स देखते आ रहे हैं। शायद ऑपरेशन सिंदूर में भी देखने को मिला कि उन्होंने विद हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस, हर तरह से इंडिया की सपोर्ट की, एंड वी अप्रिशिएट दैट। वी ऑल्सो अप्रिशिएट the work which is being done by the 37 or 38 centers of excellence जो उन्होंने establish किए हैं, which are working with our farmers for irrigation, for high yielding varieties,
and on agriculture in ways that really matter, and water conservation in ways that matter. So I understand that. But even after understanding, I do feel that we have tilted too far, and it is eroding our credibility. Aaj ke din, when we are chairing BRICS, and in September we'll be hosting the BRICS summit in India, मुझे इस चीज का फिक्र है कि वी विल बी इन द मिनॉरिटी, और ब्रिक्स के जो बाकी फाउंडिंग मेंबर्स हैं, चाहे ब्राजील है, रशिया है, साउथ अफ्रीका है, चाइना है, हर एक ने, आप समझिए कि दे हैव टेकन अ मोर ऑब्जेक्टिव पोजीशन both on Gaza and now on Iran. So it is not just abhi hua, and it is not just on Iran. मैं समझता हूँ कि even on Israel Palestine we saw that shift taking place quite clearly over the last 2 years, when the word is calling Gaza genocide, the word is calling, the ICJ has given its pronouncements, International Court of Justice ने बोला, International Criminal Court ने war crimes के बारे में बात. So when we look at all of that, so even while I understand and appreciate the support that Israel has given us, I feel that there is definitely a need to balance that with our very close traditional relations, both with the Palestinians and with Iran. क्योंकि ये देखिए, ईरान कहीं जाने वाला तो है नहीं है. एक बड़ा देश है, एक कदीम देश है, सिविलाइजेशनल पावर है, जिसके साथ हमारे हजारों साल से ताल्लुकात रहे हैं. And there is the imperative of geography. So no matter what happens, Iran is going to remain an important neighbor for us, and I certainly feel that हमारी जो एक traditional independence थी foreign policy की, और एक कुछ ना कुछ principle हम या values को एक इम्पोर्टेंस देते थे, शायद हम उससे पीछे हटके केवल हम प्रैग्मेटिज्म की बात कर रहे हैं. अब मैं समझता हूं कि जो प्रैग्मेटिज्म की या रियलिटी की बात करते हैं, रियलिस्ट स्कूल जो फॉरेन पॉलिसी का है, वो कहेगा कि फॉरेन पॉलिसी का एक ही काम है, अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करना और सेफगार्ड करना. और इसमें कोई दो राय नहीं है. केवल इस चीज पे दो राय हो सकती है कि शायद आपका नेशनल इंटरेस्ट प्रमोट होता ज्यादा बेहतर अगर कुछ आप ध्यान अपने प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज, जिनके थ्रू हमारी एक सॉफ्ट पावर, एक छवि बनी हुई थी दुनिया में, चाहे अफ्रीका में जाते थे, चाहे अरब देशों में जाते थे, कहीं और जाते थे, देयर वाज अ सर्टेन रिस्पेक्ट फॉर इंडिया, राइट? एंड आई फील दैट सम ऑफ दैट could get eroded when we start getting associated too closely with one country, and that also a controversial country like Israel. बिल्कुल, जिनके नेता जो हैं वो, जैसा आपने कहा, आईसीसी से वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर हो गए हैं, वो उन देशों में नहीं जा सकते हैं जो आईसीसी के सिग्नेटरी है, वहां उनको हो या फिर पुतिन हो, दोनों को ही गिरफ्तार किया जा सकता है. और सर, जो बात आपने कही कि भारत का ये जो पूरा झुकाव है इजराइल पर, ईरान, फिलिस्तीन से लेकर अब ईरान पर जो हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि भाई ईरान कभी हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ. इजराइल के साथ हमें निश्चित रूप से तकनीकी रणनीतिक फायदे मिले. ईरान भी तो एक रणनीतिक पार्टनर ही था हमारे लिए इतने सालों से. मतलब वो चाबहार पोर्ट हो, या ये जो एक पॉपुलर एक मिसकंसेप्शन फैलता है कि कश्मीर में हमेशा ईरान ने हमेशा लेट डाउन किया इंडिया को, ये तो एक गलत नैरेटिव फैलाया जाता है. जी, सो आई थिंक ईरान बाय एंड लार्ज हमारे साथ अच्छे रिलेशंस रहे हैं. इसमें कोई शक नहीं कि व्हेन यू हैव एन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, तो एक उनका कुछ ना कुछ एजेंडा जरूर रहता है to go with causes that they see as Muslim, and that is something that we have seen. अगर इंडिया में कोई इंसिडेंट होता है तो वहां से एक आध स्टेटमेंट आ जाती है, काफी स्ट्रॉन्ग कड़ी स्टेटमेंट आ जाती है उनकी तरफ से, and we see that as interference in our internal affairs. But I think we have the sophistication to understand that वो उनकी compulsion है उस तरह का बयान देना, और उस तरह के बयान के बावजूद हमारी
कोलैबोरेशन चलती रही है और चलती रहती है। वैसे जैसे बयान हम तो हम देखते भी हैं देते हैं ना बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर। जी, और हमने ट्रम्प साहब के कई कमेंट्स देखे, हार्वर्ड लुटनिक के कमेंट्स देखे, लेकिन उनके बावजूद एक the whole task or challenge of diplomacy is to isolate the areas that you can work on from those that you disagree on. You can never resolve all disagreements. So agree to disagree on certain things. कि ये उनका रवैया fine. But ये 8-10 और चीजें तो हैं जिन पे मैं उनके साथ काम करता हूँ. So I think it is worth keeping that in mind. And I feel certainly as somebody who has served in the West Asian region, that लीडरशिप के लेवल पे चाहे ना सही, लेकिन पॉपुलर लेवल पे जरूर कुछ ना कुछ असर पड़ता है पब्लिक लेवल पर इन टर्म्स ऑफ परसेप्शंस ऑफ इंडिया। तो यहाँ एम्बेसडर सूरी मैं ये भी जानना चाहूंगी कि एक ये भी वजह बताई जा रही है कि भाई ईरान पर हम लोगों ने स्टेटमेंट नहीं दिया गया जब हम हमारे एक्टिव डिप्लोमैट से बात करते हैं बैकग्राउंड पर, तो कहते हैं कि जो हमारी भारतीय डायस्पोरा है 1 करोड़ के लगभग है, खाड़ी क्षेत्र में है, उनमें से ज्यादातर सऊदी है, यूएई को हम नहीं चाहते हैं कि खाड़ी मुल्क नाराज हो जाए। मतलब इतनी तो हम में सिक्योरिटी होनी चाहिए ना कि जो गलत है उसको हम गलत कहें, और उसके बावजूद जो हमारी दोस्तियां फौज्ड हैं उस पूरे क्षेत्र में, वो अपनी जगह पर बनी रहें। और ऐसा करके कि हम बिल्कुल ही बयान ना दे ईरान के समर्थन में किसी भी मुद्दे पर, ये तो नहीं है कि हमारे नागरिकों को हमने ज्यादा सुरक्षित कर लिया, क्योंकि ईरान के स्ट्राइक्स तो हो ही रहे हैं लगातार वहां पर मौजूद अमेरिकी बेसिस पर, या जो हाई राइजेस पर भी हो रही है, जिसको ईरान कह रहा है कि हम नागरिकों को हम असल में निशाना नहीं बना रहे हैं, ये सारे वो ठिकाने हैं जहां से अमेरिका या इजराइल के इंटेलिजेंस और सैन्य ऑफिसर्स जो हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं। You're right, Smita, and I feel के between our diplomatic finesse and the flexibility of English language, there are many shades of gray between saying nothing to an outright condemnation, right? So there are many things that you can say in between those two extremes. And we could perhaps have used that. Maybe you don't want to use a word like condemn, but you can say you're upset, you are concerned, you are worried, you are whatever. ये मौतों पर शोक जता दी हमने कम से कम। Yeah. So express that concern that the leader of sovereign country has been assassinated in this manner. Because I don't think that was on the agenda of our friends in the Gulf. And today, I think that's a point that you should keep it in mind, कि even जो खाड़ी के देश हैं, जिनके मैक्सिमम डिफरेंसेस रहे हैं ईरान के साथ, क्योंकि उनको एक जेन्युइन कंसर्न था दैट ईरान का मिसाइल प्रोग्राम उनके लिए एक खतरा है, ईरान की जो टेंडेंसी है दूसरे देशों के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करने की, ईरान की जो एक स्टेटेड आइडियोलॉजी थी कि हम अपनी रेवोल्यूशन को और देशों में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, यूजिंग प्रॉक्सीज इन अदर कंट्रीज टू फॉरवर्ड देयर एजेंडा, all of that was deeply troublesome for the countries in the Gulf. But even those countries today are having to reassess their alliance with America, because they are saying, guys, we told you, they are telling Washington, हमने तो आपको प्लीड किया था कि ये जंग ना शुरू करो, इसमें इंस्टेबिलिटी फैलेगी, इसमें इकोनॉमिक नुकसान होने का बहुत खतरा है, डायरेक्टली तो हम इम्पैक्ट होंगे ना, and you are beginning to see that. So I think that even countries in the Gulf are recognizing it is not, they are very unhappy with Iran, क्योंकि ईरान ने जिस तरह से उनको अटैक किया और उनको लड़ाई में घसीट लिया, but even then अगर आप उनकी स्टेटमेंट्स देखो तो they are saying we have the right to respond, but they are also saying this is not our war. And they also realize that we have to live next door to this big country. और अमेरिका क्या भरोसा, आज कुछ बोल रहा है तो कल कुछ बोलेगा, आज लड़ाई शुरू की है तो कल आधे रास्ते छोड़ के थैंक यू बाय बाय करेगा, और हमें तो फिर वहीं रहना है।
So these are some of the dilemmas that have been created even for countries in the Gulf by the current situation. So which brings me back again to the question कि ये जब खाड़ी देश खुद भी मतलब जिनके ऊपर हमले हो रहे हैं, जिनकी इकोनॉमी आज इतना ज़्यादा नुकसान झेल रही है, जिस इकोनॉमी को उन्होंने बिल्ड किया गल्फ क्षेत्र में, डाइवर्सिफाई किया, टूरिज्म बनाया, आईटी हब्स बनाए, वो सारे जो नुकसान हो रहे हैं, ऑयल टैंकर्स उनके भी उतने ही जल रहे हैं जितने इज़राइल ने ईरान के ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया है, धू-धू कर इसकी पर्यावरण की जो कॉस्ट्स हैं, एनवायरमेंटल कॉस्ट्स हैं, उस पर तो बात भी नहीं हो रही है। और वहां पर हम इंडिया में आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से हम हालांकि हमारी सरकार कह रही है कि इस वक्त जो हमारी आयात है उसका 70% अब हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बाहर से कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से आखिर कौन सी शिप्स आ सकेंगी? इसमें ईरान साफ साफ कह रहा है कि रूस चीन के टैंकर्स को हम अलाउ करेंगे, जो हमें लगता है हमारे साथ ठीक है। जो देश बांग्लादेश को लेकर भी खबरें आ रही कि शायद वो अलाउ करेंगे उनके लिए डीजल टैंकर्स। तो इंडिया ने एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर किया क्या? हमारी जो एक रणनीतिक लीवरेज हुआ करती थी कि युद्ध चाहे कहीं भी हो, हम दोनों साइड की साथ मिलकर जो है बात चला सकते थे। ये तो हमारे लिए शर्मनाक बात है ना कि हमको अगर अपील करना पड़ रहा है, रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है और उसमें कोई गारंटी नहीं है कि अभी हमारी शिप्स वहां से सेफली आ पाएंगी, नहीं आ पाएंगी, कब आ पाएंगी। I think it's a little premature to get into that because we don't know abhi. I've seen contradictory statements कि ईरान ने agree कर दिया, ईरान ने नहीं agree किया. So I don't know I would like to see the text of what the Iranians have said before coming to any conclusion that what their current policy is towards Indian tankers. But it won't be that simple or straightforward क्योंकि जो कल परसों की रिपोर्ट्स थी कि उन्होंने कुछ एक माइंस भी लगा दी हैं, which means कि अब जहां उन्होंने माइंस लगाई हैं उन्हीं को ही पता है, and that means कि potentially सब लोग बात करते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 21 मील केवल चौड़ाई है उसकी, बट एक्चुअली इट्स रॉन्ग क्योंकि उस 21 मील में से करीब 18 साढ़े 18 मील तो शैलो एरिया है, सैंड बैंक्स हैं। सो जो शिपिंग चैनल है जहां से एक्चुअल बड़े शिप निकल सकते हैं वो केवल 2.5 मील है, 21 नहीं है। और उस 2.5 मील को रोकना ईरान हैज मेनी वेज। सो आई थिंक दैट इवन जब खाड़ी के खुलने की बात होगी तो पहले तो ईरान के ऊपर ही डिपेंड करना पड़ेगा कि वो एस्कॉर्ट करेंगे कि ये रास्ता सेफ है आपके लिए। और मैं समझता नहीं कि ये इतनी जल्दी रिजॉल्व होने वाला है। देयर आर टू मेनी कॉम्प्लिकेशंस एट वर्क एंड आई थिंक जो भी हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो डिबेट्स चल रहे हैं ईरान में भी, जो उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, ईरान तब तक नहीं सीज फायर करना चाहेगा जब तक उनको एक अश्योरेंस ना मिल जाए कि ये दोबारा इस तरह से नहीं होगा। ना इजराइल करेगा ना अमेरिका करेगा। दे वांट टू वर्क टुवर्ड्स अ लॉन्गर टर्म अरेंजमेंट, एज आई सेड, नॉट दिस थिंग कि आपने 24 में भी मार दिया, 25 में भी मार दिया, 26 में भी मार दिया, अब भी आप कहेंगे सीज फायर हो गई, एमुनिशंस को रीस्टॉक किया, सप्लाईज बिल्डअप किए और 27 में फिर आ रहे हो या 8 महीने के बाद फिर आ रहे हो। So they want to make sure that whatever this time the war does not end unless they get certain assurances. So from a point where 2 weeks back Americans were talking about the survival of the regime, today you have taken for granted that the regime is going to survive, and you are in fact मुश्तबा की पोजीशन तो और इनफैक्ट कंसोलिडेट होगी मुश्तबा खामने की अगर ये युद्ध इस वक्त चल रहा है तो। जी, on what terms this is going to end? तो सर एक आखिरी सवाल आपसे कि 90s के दशक में जो खाड़ी युद्ध के दौरान जहां पर वो ईरान की थ्रेट्स को देखकर ये कहते हुए कि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है पूरे क्षेत्र के लिए, अमेरिका की बेसेस बनी है खाड़ी में और उन बेसिस पर आज जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, तो वो ही एक कैच 22 सिचुएशन बन गया कि जो आपकी सिक्योरिटी के लिए जो बेसिस बने थे, आज वही टेम्पटेशन बन गए कि उसी की वजह से जो है आप पर अटैक हो रहा है। तो जो गल्फ की आगे चलकर आपने कहा कि गल्फ के भी डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं, अमेरिका को वो कह रहे हैं कि आपने हमें इस जंग में मजबूर कर दिया खींचने के लिए, कैसे आप इस सुरक्षा के आर्किटेक्चर को बदलता हुआ देख रहे हैं सर? अभी प्रीमेच्योर है। I think it's conditions are too hot right now to say कि किस तरफ जाएगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि कई एक खाड़ी के देशों में ये एक डिबेट चल रहा है और ईरान उस डिबेट को इंसेंटिवाइज कर रहा है कि भाई देखिए
आपने तो बेसिस रखी अपनी सिक्योरिटी के लिए, उन बेसिस के कारण आप इनसिक्योर हो रहे हो. आई एम अटैकिंग यू बिकॉज दोज बेसिस आर देयर. सो इन अ सेंस ईरान इज सेइंग कि you are going to be better off without those bases. The real conversations have to happen between Abu Dhabi and Washington, Riyadh and Washington. और ये पहली बार नहीं होगी. अगर आप को याद हो, उसमें था 2019 में जब अरामको की रिफाइनरी को टारगेट किया था, अबू धाबी में ड्रोन स्ट्राइक हुई थी, टैंकर्स को खाड़ी में टारगेट किया गया था. And it was widely assumed कि Iranians ने किया है, with that whole thing of plausible deniability जो वो करते हैं. उस समय भी इस चीज पर काफी बहस हुई थी खाड़ी के देशों में, that what is the American security guarantee worth if it is not going to protect our vital assets? And this time also Saudi officials have openly said कि आपके एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, आर दे ओनली टू प्रोटेक्ट योर एसेट्स एंड इजरायली एसेट्स, एंड यू कैन लीव अस नेकेड. सो दिस होल थिंग इज बीइंग क्वेश्चनड, बट इट इज अर्ली टू से वेयर इट इज गोइंग टू एंड. यू मे सी अ रीऑर्डरिंग ऑफ आर्किटेक्चर, you may see greater possibility for countries like India to play a role, if we can play the role of being net providers of security in the region. But I think once the turbulence that we are seeing now subsides, that will be the time to start looking forward in those directions. सो बट जैसे आपने कहा कि अभी भी ओमान में जो अटैक्स पे ईरान ने कहा कि भाई ये हम नहीं, ये तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस हो रही हैं, ये इजराइल करवाने की कोशिश कर रहा है सेंटिमेंट्स भड़काने के लिए. तो एक तो ये तय करना भी बड़ा मुश्किल होता है इस तरह के हालात में कि एक्चुअली ये अटैक के लिए जिम्मेदार कौन है, और वो रिपोर्ट्स भी जब आती हैं तो उसमें बायसेस की प्रॉब्लम होती है. तो इस सूरत हाल में जो इंडियंस मौजूद हैं, आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आप वहां रह चुके हैं और जिन इंडियंस ने यूएई सऊदी को अपना सेकंड होम बनाया है, इवैक्यूएशन की इस वक्त प्लान एज सच तो नहीं है ऑन द टेबल. क्या जरूरत पड़ सकती है, क्या वो मुमकिन होता है, व्हाट गोज इनटू अगर ऐसा इवैक्यूएशन प्लान बनाना पड़े इंडियंस के लिए? You know, that's a nightmare scenario for us, स्मिता. मैं समझता हूं कि ऐसी सिचुएशन बहुत ही मुश्किल होगी इंडिया के लिए. हमने अब तक जो इवैक्यूएशंस की से 10-12 हज़ार यमन से रेस्क्यू किए, या 12-15 हज़ार लिबिया से किए थे व्हेन गद्दाफी फेल. उससे पहले पहली खाड़ी युद्ध के टाइम शायद हमने 1 लाख के करीब इवैक्यूएट किए थे थ्रू दैट एयर ब्रिज दैट वी एस्टैब्लिश्ड इन अमान इन जॉर्डन. That is the biggest that we ever did, 1 lakh in 1991, correct? तो 1 लाख और 90 लाख, बहुत फर्क है. It's a different order of magnitude. If you just were to apply your mind कि एक एयरबस की फ्लाइट में मैं 200 बंदे ला सकता हूँ, तो how many flights do you need? And besides you are मैं ships भेज सकता हूँ, उसमें एक शिप में 5,000 आ सकते हैं. How many ships do you need? And from where? Because clearly, अगर वो नौबत आ गई evacuation की, then conditions are so bad that the airports are not working and the ports are not working. That means you're looking at neighboring countries, Oman or Saudi Arabia or somebody else. So I really think जो मेरा तजर्बा रहा है उस region में, that our embassies have to work with the Indian community associations. We have assets. We have 110 schools in UAE, Indian schools. We have Indian cultural centers. We have resources. We have billionaires who are willing to contribute. We have all sorts of resources there within the community. And we have a very forthcoming, very generous local government, which will not want to see evacuation. So I would exhaust every option. I would work with the host government. I would work with Indian community associations. I would use all my resources to prepare contingency plans of how can I keep my people safe within the country rather than trigger a panic of evacuation.
चलिए सर, आपने बहुत सारी बातें की, थैंक यू सो मच बेबाकी से, साफ-गोई से बातें रखने के लिए हमारे समक्ष। और निश्चित रूप से यहाँ अमेरिका को सोचना होगा कि ये किस दिशा लेकर जा रही है, जहाँ तक उनके नेतृत्व का सवाल है, डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है। अमेरिका-इज़राइल के रिश्ते हो या खाड़ी देश और अमेरिका के बीच के रिश्ते हो, सब चीज़ में जो है काफ़ी ज़्यादा इस वक़्त एक तूफ़ान जैसी स्थिति बनी हुई है। बदलाव आने वाले दिनों में देखने को ज़रूर मिलेगा, लेकिन भारत की विदेश नीति को लेकर भी एम्बेसडर सूरी ने जो ज़रूरी बातें कहीं कि कहीं न कहीं ये जो इज़राइल की ओर झुकाव है, उसकी एक कीमत हमें चुकानी शायद पड़ रही है, जहाँ तक हमारे स्वाधीन विदेश नीति की बात है, जिस पर हमें हमेशा से गर्व हुआ करता था। बहुत शुक्रिया आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जो दर्शक भी हमारे साथ जुड़े, आपका शुक्रिया। नमस्कार, आदाब।